इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। जो लोग संज्ञा के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं ना, वो लोग भी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से देखेंगे ना, तो संज्ञा के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। तो यदि आप संज्ञा के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो आपको केवल क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से देखना है। जी हाँ, आपको संज्ञा के बारे में सब कुछ सिखाने की गारंटी जो है वह मैं लेता हूँ। आप केवल इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से देखिए। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैं जो भी लिखा हूँ ना, वह दुनिया का सबसे आसान परिभाषा है। संज्ञा का परिभाषा क्या है सबसे आसान? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। या फिर कोई आपसे कहे कि इससे भी आसान परिभाषा बताओ, तो मात्र एक लाइन में आप क्या कह सकते हैं कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, आप कोई भी नाम सोचिए वह संज्ञा ही होगा। किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। अब हम समझते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होता है। तो देखिए, संज्ञा के 5 भेद होता है। संज्ञा के कितने भेद होता है? तो संज्ञा के 5 भेद होता है। कौन कौन सा भेद होता है? तो पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर होता है जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद होता है भाववाचक संज्ञा, उसके बाद होता है समूहवाचक संज्ञा और एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। और हाँ, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जैसे मैं लिखा हूँ 1 नंबर में व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो यह कोई जरूरी नहीं है कि 1 नंबर में यही रहेगा, इसमें आगे पीछे हो सकता है। आपको केवल यह याद रखना है कि संज्ञा के 5 भेद होता है और जो भेद है इसको याद रखना है। इसका सीरियल नंबर याद नहीं रखना है कि इसके बाद ये आएगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें कोई भी आप आगे पीछे रख सकते हैं, लेकिन आप लोग यह याद रखिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम एक एक करके इन सभी के परिभाषा को समझते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इन सभी को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा है सबसे आसान कि जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से किसी विशेष, यहाँ पर यह जो शब्द है ना विशेष, इसको ध्यान दीजिएगा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में यहाँ पर देख लीजिए, जैसे में है राहुल, इसके आगे हम गांधी लगा देते हैं, हो जाएगा राहुल गांधी। तो राहुल गांधी हम जब भी कहेंगे तो हमारे दिमाग में कौन आएगा? जो राहुल गांधी वो आएगा। या फिर हम नरेंद्र मोदी कहे, या फिर हम महात्मा गांधी कहे, या स्वामी विवेकानंद कहे, या गौतम बुद्ध कहे, तो इस तरह से एक विशेष व्यक्ति हो गया। या फिर हम कोई जगह का नाम ले ले, जैसे कि हो गया पटना हो गया, दिल्ली हो गया, गया हो गया, बनारस हो गया, मुंबई हो गया, इस तरह से एक विशेष जगह हो गया। या फिर कोई नदी का हम नाम ले लेते हैं, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, यमुना हो गया, यह सब क्या है? एक विशेष नाम है। तो इस तरह का जो विशेष नाम का बोध कराता है ना, उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है जातिवाचक संज्ञा। तब जातिवाचक संज्ञा किससे कहते हैं? तो देखिए, जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो जाए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में समझिए, यहाँ पर है गाय, तो जब हम गाय कहते हैं तो गाय से क्या मालूम चलता है? पूरा जितना भी गाय जाति का समूह है वो सब गाय, ठीक। हाथी कहते हैं तो जितना भी दुनिया में हाथी है सबका बोध हो जाता है। लड़का कहते हैं तो दुनिया में जितना भी लड़का है या फिर लड़की है या फिर कलम है, इन सब में हम कोई भी एक शब्द कहते हैं तो उससे क्या होता है? इसका दुनिया में जितना भी जाति है सबका बोध हो जाता है। तो इस प्रकार की जो संज्ञा होती है जिससे उसके संपूर्ण जाति का बोध हो जाता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद अगला है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किससे कहते हैं? तो देखिए, जिस संज्ञा से किसी ऐसे चीज का बोध हो जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है। यहाँ पर देखिए भाववाचक संज्ञा ना,
यह जरा अलग टाइप की संज्ञा है। इसमें ऐसा संज्ञा का बोध होता है जिसे हम देख या छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस किया जा सकता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें ऐसा संज्ञा आता है जिसे हम देख या छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, और इस प्रकार की संज्ञा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब इसमें संज्ञा कैसे आता है? देखिए, जैसे में हो गया मिठास। अब मिठास जो शब्द है, कोई चीज़ मीठा लगता है या मीठा रहता है तो उसे कहते हैं कि यह मिठास है या मीठा है। अब हम मीठा चीज़ को, जो यह भाव है, इसे तो हम देख भी नहीं सकते हैं और छू भी नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं कि यह चीज़ मीठा लग रहा है या तीता लग रहा है। जैसे में हो गया बुढ़ापा, यह केवल महसूस किया जा सकता है कि यह बुढ़ापा है, खट्टा हो गया, खराब हो गया, तीता हो गया। इस तरह से जो शब्द हैं जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसे छू या देख नहीं सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद अगला है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखिए, इसका भी परिभाषा बहुत ही आसान है कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं बल्कि किसी समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में हो गया भीड़। भीड़ से क्या मालूम चलता है कि एक समूह है, सभा हो गया, जुलूस हो गया, सेना हो गया, झुंड हो गया। इस तरह से जो भी है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखिए, इसका भी परिभाषा बहुत ही आसान है। जिस संज्ञा से किसी तरल पदार्थ, तरल पदार्थ से कहने का मतलब कि बहने वाला पदार्थ होता है, अर्थात वैसा पदार्थ जिसे हम माप या तौल सकते हैं, इस तरह के पदार्थ का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें देखिए, मुख्य रूप से आपको यही समझना है कि ऐसा पदार्थ आता है जिसे हम या तो माप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं। जैसे में हो गया दूध हो गया, दही हो गया, सोना हो गया, चावल हो गया। यह सब कौन सी संज्ञा है? तो यह सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा को हम माप या तौल सकते हैं वह सब द्रव्यवाचक संज्ञा है।